आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं गायत्री महाविद्यालय सांचौर जालोर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट, जो जनरल बीएससी और बीएससी बीएड दोनों ही क्लास के प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी के सिलेबस में शामिल है। हम पढ़ेंगे अस्टिलेगो का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो। अस्टिलेगो विद्यार्थियों एक कवक हैं जिसके बारे में सामान्य जानकारी, जैसे इसकी कायिक संरचना कैसी होती है, इसमें किस प्रकार की सिस्टमेटिक पोजीशन पाई जाती है, कौन कौन सी स्पीसीज होती है और इस कवक के द्वारा कौन से प्रकार का रोग होता है। तो जब रोग के संदर्भ में हमने बात की थी तब हमने पढ़ा था कि अस्टिलेगो के द्वारा मक्का, जौ, गेहूं जैसी पादपों में लूज स्मट और कवर्ड स्मट नामक डिजीज फैलाते हैं। स्मट डिजीज फैलाने के कारण इस कवक को स्मट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। कायिक संरचना के अंतर्गत पढ़ा था कि इस कवक में दो प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं, जिसे प्राइमरी माइसीलियम या प्राथमिक कवक जाल और सेकेंडरी माइसीलियम अथवा द्वितीयक कवक जाल होता है। इसके बाद में एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि द्वितीयक कवक जाल होता है वो द्विकेंद्रीय होता है, जबकि प्राथमिक कवक जाल होता है वो एक केंद्रीय होता है। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा एक केंद्रीय कवक जाल द्विकेंद्रीय कवक जाल में परिवर्तित होता है, अर्थात द्विकेंद्रीय भवन की प्रक्रिया पड़ी थी। उसमें कुल 4 स्टेप के थे, जिसके अंतर्गत पड़ा था बीजाणु के द्वारा, जिसे बेसिडियो बीजाणु के संयुग्मन के द्वारा, जनन नलिका के संयुग्मन के द्वारा, प्राथमिक कवक जाल के संयुग्मन के द्वारा अथवा कवक केंद्र बेसिडियो बीजाणु के संलयन की क्रिया के द्वारा द्विकेंद्रीय भवन होता है। द्विकेंद्रीय भवन और अस्टिलेगो कायिक संरचना पढ़ने के लिए इस कॉलेज के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस को आप जरूर देखें। तो अस्टिलेगो के संदर्भ में ये तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियोस के अंतर्गत, इस लेक्चर्स के अंतर्गत वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे अस्टिलेगो का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, जो मुख्य रूप से क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा संपन्न होता है। क्लेमाइडोस्पोर एक प्रकार की अलैंगिक जनन संरचना है, जिसे हम अलैंगिक बीजाणु भी कहते हैं। अस्टिलेगो मुख्य रूप से प्राथमिक कवक जाल से द्वितीय कवक जाल में बदलता है और इस दौरान ये कवक पुष्पीय संरचना को संक्रमित करता है। पुष्पीय भाग के अंडाशय क्षेत्र में कवक जाल फैल करके प्राथमिक कवक जाल से द्वितीय कवक जाल का निर्माण होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पुष्पीय संरचना की है और इसके बाद में इन्हीं संरचना के अंतर्गत वो किस में बदल जाता है, द्वितीय कवक जाल में बदल जाता है। इस कवक जाल की विशेषता क्या होगी कि द्वितीय कवक जाल शाखित होगा, इसमें कई सारे पट पाए जाएंगे और प्रत्येक एक कोशिका 2 केंद्र की युक्त होती है, इसीलिए इसे डाइकैरियोटिक हाइपी या द्विकेंद्रीय कवक तंतु के नाम से जाना जाता है। पुष्पीय संरचना में संक्रमण करने के कारण पादप की कायिक संरचना इस कवक तंतु से या कवक से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि भ्रूणीय स्पाइकिका है प्रभावित होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बाली की है। कौन सी बाली? इन्फेक्टेड बाली है। इसके अंतर्गत पुष्पीय संरचना पाई जाती है, लेकिन इन्फेक्शन के पश्चात ये मूल रूप से इस प्रकार की संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक कवक जाल की प्रत्येक कोशिका जो द्विकेंद्रीय होती है वो एक गोलाकार बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है।
इस गोलाकार संरचना को डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर की विशेषता होती है कि इन कोशिकाओं के चारों ओर दो प्रकार की भित्तियों का निर्माण होता है, जो बाह्य भित्ति एक्साइन कहलाती है और इसके आंतरिक भाग की ओर पाई जाने वाली पतली झिल्ली इंटाइन कहलाती है। पूरा का पूरी कोशिका एकल बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है और इस बीजाणु को क्या नाम देंगे? क्लेमाइडोस्पोर। प्रारंभ में क्लेमाइडोस्पोर द्विकेंद्रकीय होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों केंद्रक आपस में संलयन द्वारा एकल केंद्रकीय बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम डिप्लॉइड न्यूक्लियस युक्त क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लेमाइडोस्पोर है वो द्विगुणित है, जबकि ये है अगुणित है लेकिन द्विकेंद्रकीय। द्विकेंद्रकीय या द्विगुणित क्लेमाइडोस्पोर इन भ्रूणीय स्पाइकिकाओं से बाहर निकलता है। इस स्टेज में क्लेमाइडोस्पोर हो सकता है कि एक पतली झिल्ली के द्वारा ढके हुए हो, तब वो कवर्ड स्मट डिजीज के रूप में आता है, या हो सकता है कि वो बिना झिल्ली युक्त हो, अर्थात वो लूज स्मट के रूप में हो। दोनों ही स्थिति में ये द्विगुणित क्लेमाइडोस्पोर या डिप्लॉइड क्लेमाइडोस्पोर इन भ्रूणीय स्पिकाओं से बाहर निकलता है। इस दौरान इन बीजाणुओं का रंग काला होने के कारण स्पाइकिकाएं या भ्रूणीय स्पाइकिकाएं काले रंग की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। इस बीज के ऊपर छोटे छोटे काले रंग के दाने दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही क्लेमाइडो बीजाणु स्पाइकिकाओं से फ्री होकर, स्पाइकिका मतलब बालियाँ होती है जो गेहूं की बाली है, तो इन स्पाइकिकाओं से पृथक होने के बाद में हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या अन्य किसी जीवों के माध्यम से ये परिवर्तित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं और फैलने के बाद में ज़मीन में लंबे समय तक ये पड़े रहते हैं। इसके बाद में जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब वो अंकुरित होना प्रारंभ होते हैं और अंकुरण क्रिया के दौरान सबसे पहले वो क्या करेंगे? इस स्टेज के अंतर्गत एक्साइन फट जाती है, क्योंकि ये बीजाणु जल का अवशोषण करता है, आर्द्रता का अवशोषण करता है, जिसके फलस्वरूप आकार में वृद्धि होगी, जिसके कारण एक्साइन होगी या बाह्यचोल होगा फट जाता है, जबकि इंटाइन और अंतचोल एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इस नलिका को जर्म ट्यूब कहते हैं। क्या नाम देंगे? जर्म ट्यूब। अब क्या होगा? जर्म ट्यूब के अंतर्गत केंद्रक प्रवेशित होकर के मियोसिस के द्वारा विभाजित होता है और विभाजित होने के पश्चात कुल 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। इन चारों केंद्रक एक लीनियर प्रारूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अभी तक बनी हुई इस संरचना को हम प्रोमाइसिलियम नाम देते हैं। प्रोमाइसिलियम में केंद्रक विभाजन के पश्चात जीवद्रीय का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकीय संरचना बनती है। तो प्रोमाइसिलियम है वो 4 कोशिकीय बन गया। प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत एक केंद्रक पाया जाता है और ये केंद्रक मूल रूप से अगुणित होता है। इन अगुणित केंद्रक युक्त कोशिका को क्या नाम देंगे? बेसिडियल सेल्स या बेसिडियल कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात क्या होगा कि बेसिडियल सेल से फिर तंतुवत संरचना निकलती है। प्रत्येक कोशिका से एक एक तंतु का निर्माण होगा। इन तंतुओं को क्या नाम देंगे? बेसिडियोस्पोर। और ये बेसिडियोस्पोर कब बनेंगे? उस स्थिति में बनेंगे जब इन बेसिडियम से एक केंद्रक इस अतिवृद्धि में प्रवेशित हो जाएगा। तत्पश्चात वो अगुणित गमन करने के पश्चात उसके आधारीय भाग, जैसे इस प्रकार की तंतुवत संरचना निकली, ये इसके आधारीय भाग से थी, तो यहाँ पर एक पट का निर्माण हो जाता है, इसमें एक केंद्रक बन जाता है। तो बनी हुई इस संरचना को अब क्या नाम देंगे? हम बेसिडियोस्पोर के नाम से जानेंगे इसको। तो प्रत्येक एक कोशिका से एक बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। तो कुल 4 बेसिडियल कोशिका बनी थी, तो कितने स्पोर का निर्माण होगा? कुल 4 बेसिडियोस्पोर निर्मित होती है। इसके पश्चात क्या होगा कि ये बेसिडियोस्पोर अब
मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और रह करके अंकुरित होकर कौन से अंकुरण करेंगे, ये मूल रूप से बडिंग के द्वारा अंकुरण करते हैं। बडिंग मुकुलन के द्वारा अंकुरण करेंगे। तो प्रत्येक एक बेसिडियोस्पोर से एक अंकुर नलिका अतिवर्ती विकसित होगी। इस प्रकार से प्रारंभ में इस प्रकार एक सरल प्रकार की अतिवर्ती विकसित होगी। तो ये बीजाणु है, बीजाणु से एक इस प्रकार की अतिवर्ती विकसित होगी। इसका एक केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाएंगे। एक केंद्रक इसमें प्रवेशित हो जाएगा, अतिवर्ती में जाएगा। तत्पश्चात अतिवर्ती के आधारीय भाग पर एक पट का निर्माण होता है। पट का निर्माण होने के बाद में बनी हुई इस संरचना को अब क्या नाम देते हैं, अब नाम देंगे इस संरचना को बड या मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार से लंबे समय तक बेसिडियो बीजाणु मृदा में रह करके मुकुलन के द्वारा प्रजनन करके कई सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है। इसके पश्चात जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है, उस स्थिति में ये बीजाणु अंकुरित होता है और अंकुरित होकर क्या करेंगे, एक नलिका का निर्माण करेंगे और इस नलिका को नाम देंगे जर्म ट्यूब। ये जर्म ट्यूब युक्त संरचना है, या जैसे ही बीजाणु किसी भ्रूणीय स्पाइकिका को संक्रमित करता है उससे, तो उस दौरान निकलने वाली इस जर्म ट्यूब के द्वारा वो ओवीरी को प्रभावित करता है। किसको करेगा, ओवीरी को। और फिर वापस प्राथमिक कवक जाल निर्माण करेगा और प्राथमिक कवक जाल के निर्मित होने के पश्चात वापस सेकेंडरी कवक जाल का निर्माण होगा और वापस एक प्रोसेस चलती रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अस्टिलेगो ओवीरी क्षेत्र को प्रभावित करके प्राथमिक कवक जाल और द्वितीय कवक जाल के माध्यम से अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करता है। क्योंकि ये भ्रूणीय संरचनाओं को प्रभावित करता है, इसके कारण फल अथवा बीज का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण उत्पादकता कम हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस किया है अस्टिलेगो के जीवन चक्र के बारे में। नेक्स्ट क्लास में एक नए कवक के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।